मेरठ हत्याकांड में पति की कातिल मुस्कान जेल में बंद है। जिसकी तबीयत नासाज हुई, जांच हुई तो पता चला कि मुस्कान गर्भवती है, प्रेग्नेंट है। आखिर कातिल मुस्कान के पेट में बच्चा किसका है? पति को काटकर नीले ड्रम में भरने वाली आरोपी मुस्कान जेल में प्रेग्नेंट पाई गई है। जेल में तबीयत खराब होने के बाद जब उसकी प्रेगनेंसी टेस्ट हुई तो पॉजिटिव आ गई। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करने की सलाह दी है। साथ ही खून बढ़ाने और प्रेगनेंसी के दौरान दी जाने वाली दवाइयां शुरू की गई हैं। सौरभ के कत्ल के आरोप में जेल में बंद उसकी पत्नी मुस्कान प्रेग्नेंट हो गई है। इस बात की पुष्टि उस समय हुई जब आज मेडिकल टीम जेल में पहुंची और वहां पर उसका प्रेगनेंसी टेस्ट किया गया। महिला डॉक्टर द्वारा किया गया प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव निकला और इस बात की जानकारी खुद सीएमओ ने दी है कि मुस्कान प्रेग्नेंट है। वहीं मैं आपको बता दूं कि पिछले कई दिनों से मुस्कान की तबीयत बिगड़ने की खबरें सामने आ रही थी। लगातार उसको उल्टी और पेट दर्द की शिकायतें हो रही थी, लेकिन जेल प्रशासन इन खबरों को लगातार दबाता रहा। लेकिन आज जब प्रेगनेंसी टेस्ट हुआ तो हकीकत बेपर्दा हो गई और मुस्कान प्रेग्नेंट निकली। लेकिन सवाल है कि मुस्कान के पेट में बच्चा किसका है, सौरभ का या फिर आरोपी बॉयफ्रेंड साहिल का? क्योंकि हत्या से कुछ ही दिन पहले सौरभ लंदन से लौटा था और हत्या के बाद साहिल और मुस्कान शिमला, मनाली और कसोल में हनीमून मना रहे थे। यही वजह है कि प्रेग्नेंट होने की खबर के बाद मुस्कान बेहद नर्वस है। अब तमाम चीजें इस मुकदमे में दिलचस्प मोड़ लेंगी। क्या मुस्कान इस बच्चे को जन्म देगी? सौरभ की हत्या के बाद कातिल पत्नी मुस्कान पर जब उसको ये पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। मुस्कान नर्वस दिखाई दी और अभी तक इस खबर का साहिल को पता ही नहीं है, क्योंकि कई ऐसे वीडियोस भी वायरल हुए थे सौरभ की हत्या के बाद जिसमें मुस्कान साहिल के साथ नजर आई। वो कसौल में हनीमून और पार्टियां मनाती हुई नजर आ रही थी। मुस्कान ने कई रातें साहिल के साथ भी गुजारी। तो ऐसे में बाजार में चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। 19 मार्च से मुस्कान और साहिल मेरठ जिला जेल में बंद है। मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर दी थी। जब से मुस्कान जेल पहुंची है तब से लेकर अभी तक उससे मिलने कोई नहीं पहुंचा, जबकि उसके बॉयफ्रेंड साहिल से मिलने उसकी नानी दोबारा पहुंची है। सूत्रों की माने तो नानी जेल में खर्च के लिए पैसे देने आई थी। बताया जा रहा है कि साहिल की नानी रुपये लेकर पहुंची थी, क्योंकि साहिल रुपयों के लिए तड़प रहा है। उसके रोजमर्रा के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, जो उसके शौक थे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि जेल तो जेल ही होती है। नशे पर पूरी तरीके से पाबंदी कर दी गई है, लेकिन जो उसके खाने पीने के शौक हैं, जो उसकी जरूरतें हैं, वो वहाँ पूरी नहीं हो पा रही हैं। फिलहाल साहिल और मुस्कान दोनों जेल में परेशान हैं। इसी बीच मुस्कान के गर्भवती होने की पुष्टि हुई। अब उम्मीद है कि उसे जमानत और मुकदमे में फायदा मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भ्रष्टाचारी निकले छत्तीसगढ़ के कैडर के कई आईएएस आईपीएस अधिकारी। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रही है सरकार की वो रिपोर्ट जो अभी सरकार ने जारी की है। देश भर में छत्तीसगढ़ कैडर अधिकारी और उनकी कार्य प्रणाली चर्चा का विषय है और इस बीच सरकार की एक रिपोर्ट चौंकाने वाली आई, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। सरकार की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। छत्तीसगढ़ कैडर के अधिकारियों पर सवाल। कोई जेल में किसी के घर पड़ रहे छापे। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले में ईडी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू जैसे केंद्रीय और राज्य की एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, देश भर में भारतीय प्रशासनिक सेवा छत्तीसगढ़ कैडर अधिकारी और उनकी कार्य प्रणाली चर्चा का विषय बना हुआ है। भ्रष्टाचार को लेकर लगातार कार्रवाई के बीच हाल ही में सरकार की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ 16% आईएएस और 20% आईएफएस के अधिकारियों पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इसमें आईएएस अधिकारियों पर 11 अपराध और 31 शिकायतें दर्ज हैं, तो आईएफएस अधिकारियों पर 31 से ज्यादा शिकायतें पंजीबद्ध की जा चुकी हैं।
जब भी सरकार के कामकाज और व्यवस्था पर बात होती है तो बात आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के कार्यप्रणाली पर भी होती है, लेकिन देश में इस वक्त चर्चा छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस और आईपीएस अधिकारियों पर है। अगर सरकार की रिपोर्ट की माने तो छत्तीसगढ़ कैडर के 16% करीब आईएएस पर भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं, वहीं 20% आईएफएस पर भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं, जिस पर सेंट्रल और राज्य की एजेंसियां जांच कर रही है। वहीं इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ कैडर के रिटायर्ड वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुशील त्रिवेदी का मानना है कि भ्रष्टाचार में प्रशासनिक अधिकारियों की संलिप्तता सामने आना निराशाजनक है। भ्रष्टाचार का कोई भी काम अकेले अधिकारी नहीं कर सकता। नौकरशाही और राजनीति का गठबंधन है। पहले अधिकांश अधिकारी जब आते थे तो उनके मन में कुछ नया करने के लिए, कुछ उपलब्धि हासिल करने का उत्साह रहता था। अब ये मानते किस काम को मैं कितना अड़ा दूं। सबसे ज़्यादा अधिकारी में जो सत्ता के उपभोग की भावना और अपने आप को बड़ा बताने की जो भावना आ गई है, ये एक बड़ी दुर्भावना है। कहा जा रहा है आने वाले समय में भ्रष्टाचार के मामले में और भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसे में सरकार भ्रष्टाचार पर नकेल कसने जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, उससे एक बात तो साफ है कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर सरकार सख्त है, लेकिन सुशासन स्थापित करना चुनौती से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्फ संशोधन कानून के बाद अब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लगातार मांग उठ रही है। हालांकि साधु संत सनातनियों को 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की भी अपील कर रहे हैं। सरकार कहती है 2 ही बच्चे अच्छे, लेकिन सनातन की रक्षा के लिए संत समाज का मानना है कि 2 बच्चे अच्छे नहीं। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग के बीच उज्जैन में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने बड़ा बयान दिया और उनका कहना है कि कम से कम 3-4 बच्चे तो होने चाहिए, तभी एक संत बनकर धर्म की सेवा का काम कर पाएगा। देश के सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि इस देश में जनसंख्या का असंतुलन ना होने पाए, उसके लिए जनसंख्या का कानून आना चाहिए। 3-4 बाल बच्चे हों, 2 ढैया राम के नाम। इसलिए कह रहा हूं, भगवान की कृपा मनाओ, 5-5 गोद में खिलाओ। इसके बाद अब जनसंख्या नियंत्रण कानून भी हो, ताकि बेवजह की जनसंख्या जो बढ़ती चली जा रही है। कोई कहता है जनसंख्या कानून हो, तो कोई कहता है 2 बच्चे अच्छे नहीं। सनातन को बचाना है तो ज्यादा बच्चे पैदा करें। 3-4 बच्चे अच्छे होते हैं, 2 बच्चों से काम नहीं चलेगा, 3-4 बच्चे होने बहुत जरूरी है। अब उज्जैन में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने कहा है कि कम से कम 3-4 बच्चे होने चाहिए, तभी एक संत बनकर धर्म की सेवा का काम कर पाएगा। हमारे भक्तगण हम सबसे अपील करते हैं कि आप 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करो, 2 से अधिक बच्चे पैदा करो, क्योंकि इस समय आपने देखा पूरे विश्व में सनातनी जाग चुके हैं और हमने कभी नहीं सोचा था प्रयागराज में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु वहां आएंगे। करीबन 60-65 करोड़ सनातनी वहां पहुंचे हैं। अब सनातनी जाग चुके हैं और सबका प्रयास है घर में 3-4 बच्चे अच्छे होते हैं। 2 बच्चों से काम नहीं चलेगा, 3-4 बच्चे होने बहुत जरूरी है। ये कोई पहली बार नहीं है जब 2 से ज्यादा बच्चों का नारा दिया गया हो। इससे पहले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री और कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर भी सनातनियों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील कर चुके हैं। जिनके ब्यावनी में भी सुनो, ब्याह करो, 3-4 बाल बच्चे हों, 2 ढैया राम के नाम। समझदार को सारा काफी, वैसे भी 2 बच्चे 2 ही अच्छे, लेकिन 1 बच्चा राम जी के नाम। और मैं फिर बता रहा हूं, ये देश तभी तक सेकुलर देश रहेगा जब तक सनातनी बहुसंख्यक है। इसलिए कह रहा हूं, भगवान की कृपा मनाओ, 5-5 गोद में खिलाओ। अब सवाल आता है कि एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग है और दूसरी तरफ जनसंख्या बढ़ाने वाले बयान। सरकार कहती है बच्चे 2 ही अच्छे और साधु संत कह रहे हैं 2 बच्चे नहीं अच्छे। ऐसे में बढ़ती जनसंख्या पर रोक के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून वक्त की मांग है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद वक्फ विधेयक कानून लागू हो चुका है और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं पर याचिकाएं दायर हो रही हैं, लेकिन बिल के विरोध में सदन से सड़क तक भी हंगामा मचा हुआ है। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में कहीं सदन में विधेयक की कॉपी फाड़कर नाराजगी दर्ज कराई गई तो कहीं काला कोट फाड़कर, वहीं किसी ने विधेयक की कॉपी जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया तो कहीं वक्फ बिल का समर्थन करने की सजा घर जला कर दी गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नए वक्फ कानून पर जबरदस्त बवाल देखने को मिला। विधानसभा के अंदर नए कानून की कॉपियां तक फाड़ी गईं। सत्ताधारी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चर्चा की मांग की और इसके लिए स्थगन प्रस्ताव दिया गया, जिसे स्पीकर ने खारिज कर दिया। वहीं बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का विरोध शुरू कर दिया, जिसके बाद देखते ही देखते जम्मू कश्मीर विधानसभा अखाड़े में तब्दील हो गई। बवाल इतना बढ़ा कि सदन के अंदर नए कानून की कॉपियां तक फाड़ दी गईं। आलम यह था कि विधानसभा में काले कपड़े तक लहरा दिए गए और आखिर में हाथापाई तक की नौबत आ गई, जिसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ गया। हमने अंडर रूल 56 ऑफ द बिजनेस रूल हमने एडजर्नमेंट मोशन लाई थी, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स थे, वो इसके सिग्नेटरी थे। अब ऐसा नहीं है, ये कस्टोडियन है हाउस के। अगर चाहे ऐसा प्रेसिडेंट रहा है जहां एनआरसी हो, जीएसटी हो, फार्म्स लॉ है, चाहे वो तमिलनाडु असेंबली हो, पंजाब असेंबली हो, हरियाणा असेंबली हो, वेस्ट बंगाल असेंबली हो, उसमें डिस्कशन हुए हैं जबकि बिल पार्लियामेंट में पास हुए। वी आर नॉट चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, बट व्हाट वी आर सेइंग इज टू एक्सप्रेस आवर सेंटिमेंट। नेशनल कॉन्फ्रेंस असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल गतिविधि करने में बहुत माहिर है, बड़ी फेमस है। आपने देखा होगा सरकार बनने के बाद ही तुरंत इन्होंने एक बिल लाने की कोशिश की 370 को रेस्टोरेशन के लिए। जिस 370 को पार्लियामेंट ने धराशायी किया, जिस 370 को कोर्ट ने सेटल किया, उसी प्रकार से देश के सर्वोच्च स्थान संसद ने जिस वक्फ अमेंडमेंट बिल को पास किया, राष्ट्रपति महोदया ने इसको अप्रूव कर लिया और ऐसा सुनने में आ रहा है कोई कोर्ट भी चला गया, सब जुडिस भी है। बवाल में राशिद इंजीनियर की पार्टी और महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी भी कूद पड़ी। पीडीपी ने वक्फ संशोधन कानून का विरोध तो किया ही, साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी कटघरे में खड़ा किया। एडजॉर्नमेंट मोशन जो है सबमिट की थी, उसमें मैं भी एक मेंबर हूं। हमने एडजॉर्नमेंट मोशन की थी कि आज जो हाउस की कार्रवाई है उसको जो है उसको एडजॉर्न किया जाए, उसको जो है मौखर किया जाए और आज जो है वक्फ का जो कानून बना उस पर बहस हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी एडजॉर्नमेंट मोशन थी उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया और हमें जो है अपनी बात रखने का जो है मौका नहीं दिया गया। जो हम चाहते थे कि एक बहस हो, एक डिटेल्ड, एक कम्प्रिहेंसिव बहस हो और हम चाहते थे कि कम से कम हाउस के थ्रू जो है ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस जो है हम अपनी राय दें और अपनी नाराजगी का इजहार करें। ये हमारी पुरखों की, बुजुर्गों की विरासत है और ये मुसलमान का एक मजहबी मामला है, तो उसमें मुसलमानों की इन्वॉल्वमेंट के बिना, इंक्लूजन के बिना फैसले लेना या कानून पास करना कहीं ना कहीं वो मुदाखलत भी है और कहीं ना कहीं सारे मुस्लिम बरादरी के लोग इस पे नाराज भी है और नाला भी है, खुलकर उन्होंने मुखालफत की है। उधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन ने भी विधानसभा में वक्फ पर चर्चा की हिमायत की। नहीं, वो स्पीकर साहब को शायद नहीं मालूम है कि अभी वो पिटीशन एडमिट नहीं हुई है, सो टेक्निकली ये सब जुडिस नहीं है, वो ये कर सकते हैं, डिस्कशन ले सकते हैं। उसमें क्या है, इसीलिए तो है ये सदन, हमारा सदन जो है इसीलिए है, चर्चा की जाए, लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, लोगों की जो ओपिनियंस हैं, आप माने न माने वो अलग बात है, लेकिन बोलने पर तो कोई या अपनी राय जाहिर करने पर तो कोई बैन नहीं होनी चाहिए। आप जो बीजेपी के विधायकों का जो हंगामा है, आप उसको गलत ठहराते हैं? बिल्कुल गलत है, क्यों करेंगे वो, बिल्कुल गलत है। वक्फ संशोधन कानून पर विरोध की चिंगारी ने आग का रूप भी ले लिया। मणिपुर के थौबल जिले में वक्फ कानून से गुस्साए उपद्रवियों ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष असगर अली के पूरे घर को ही आग के हवाले कर दिया। आग दिल्ली में भी लगी, जहां जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कांग्रेस और लेफ्ट समर्थक छात्रों ने कानून के विरोध में प्रदर्शन किया और वक्फ विधेयक की कॉपी को जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।